हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस के इस न्यूज़पेपर ओवरव्यू प्रोग्राम में। दोस्तों आज है डे 6 और पिछले 5 दिनों से हम लोग न्यूज़पेपर का ओवरव्यू कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले 5 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर का ओवरव्यू देख रहे हैं, तो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो टाइम अब धीरे-धीरे कम लगने लगा है और आज भी न्यूज़पेपर में मोर और लेस वही चीज़ें हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ में थी। तो आज हम हमें उम्मीद है कि टाइम कम लगेगा। और चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है आज के न्यूज़पेपर में। ये है फ्रंट पेज पे एक वही न्यूज़ 116 डिपोर्टीज अराइव फ्रॉम यूएस इन द सेकंड बैच। अभी क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका से कई सारे लोगों को डिपोर्ट करके वापस इंडिया भेजा गया है। किनको डिपोर्ट किया गया है? जो इलीगल तरीके से गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे थे। तो 116 लोगों को सेकंड राउंड में, इसके पहले फर्स्ट राउंड में कुछ लोग आ चुके थे, 116 लोगों को सेकंड राउंड में भेजा गया है। और ये जो प्लेन लैंड हुआ है ये अमृतसर में लैंड हुआ है। अमृतसर आपको पता है पंजाब का एक शहर है, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर भी है, तो वहां पे लैंड हुआ है। और इसकी वजह से अभी राजनीतिज्ञों के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में काफी सारी तू-तू मैं-मैं चलने लगी है कि अमृतसर में क्यों लैंड करवाया गया। और ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहासुनी चल रही है। वो पॉलिटिकल टसल है। ये सारी बस एक लाइन में जान लेने की चीजें, इससे ज्यादा और इसमें कुछ है नहीं। और आगे देखते हैं तो ये कुंभ में जाने वाले लोगों की भीड़ थी। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कोई ट्रेन जा रही थी, वो दिल्ली से प्रयागराज जा रही थी और भीड़ में थोड़ा-सा स्टम्पीड यानी कि भगदड़ मच गई और उस भगदड़ की वजह से 15 लोगों की जान चली गई है। 15 इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है, एक्चुअल में कितने लोगों की डेथ हुई अब ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। सरकारी आंकड़े हमेशा कम ही बताते हैं, लेकिन ये जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ। और ये फिलहाल एक लाइन में जान लेने की न्यूज़ है। इसके अलावा ये देखते हैं इसी पेज पे, पेज नंबर 1 पे, ट्रूस होल्ड्स एज हमास फ्रीज 3 एंड इजराइल रिलीजेस 369 प्रिजनर। तो इजराइल और हमास के बीच में जो समझौता हुआ था कि प्रिजनर्स को और होस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा, बंधकों को छोड़ दिया जाएगा, तो हमास ने 3 इजरायली बंधकों को छोड़ दिया है। और हमास ने 3 इजरायली बंधकों को छोड़ा है। हमास ने 369 लोगों को रिलीज किया है। तो इससे एक उम्मीद बनी है कि हाँ, जो लग रहा था कि जो उनके बीच शांति समझौता होने वाला है वो टूट जाएगा, लेकिन अब ये रिलीज़ करने के बाद से ये उम्मीद जग रही है कि हाँ, शायद वो समझौता हो जाएगा या लड़ाई फिर से स्टार्ट नहीं होगी। तो बस ये एक लाइन में जान लेने की न्यूज़ थी। पेज नंबर 2 पे कोई भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 3 पे ये एक न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है। ये अभी डेवलपमेंट हो रही है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एमिड्स स्ट्रेन्ड टाइज, जयशंकर टू मीट बांग्लादेशी काउंटर पार्ट। ठीक है? बांग्लादेशी काउंटर पार्ट यानी कि बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं, उनसे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब मिलेंगे। अच्छा, ये कहाँ पे मिलेंगे? एक मीटिंग हो रही है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, ये 8 देशों की कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ पे हो रही है? मस्कट में। मस्कट एक जगह है ओमान में। तो मस्कट में ये जगह हो रही है और इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में वो कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन में जिनकी बॉर्डर टच होती हैं, ऐसे 8 देश हैं। तो यहाँ पर जयशंकर साहब गए हुए हैं और ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात करेंगे। अब इस पर जो भी डेवलपमेंट होगी वो कल न्यूज़ कवरेज में आएगी, तो फिर उसको हम और ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। देखते हैं कि भारत बांग्लादेश के रिलेशंस को लेकर के क्या बातें होती हैं और आगे क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये बस इतना जानने की चीज़ थी। आगे देखते हैं तो इसी पेज पर इंडिया यूएस अप डीलिंग्स इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। एरो इंडिया शो चल रहा था, मोदी जी अमेरिका में गए हुए थे और बहुत सारे डिफेंस डील वगैरह की बातें हो रही थी। तो उसी में अब क्या है ना कि न्यूज़पेपर्स को अपने पेज भरने होते हैं, तो अब वो डेली इस तरह की कमेंट्री करते रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग एक बात हो रही है कि जो अंडर वाटर सर्विलांस है, जैसे हम लोगों ने पीएसआई, वो जो एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, पोसिडॉन एयरक्राफ्ट है, उसकी हम लोगों ने बात की थी। उसी तरह से अब एक और ये अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस में भारत और अमेरिका के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा है कि कुछ और सारे सामान, कुछ और सारे इस तरह की जो चीज़ें हैं जो अंडर वाटर गार्ड करने के लिए, निगरानी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको अमेरिका से भारत खरीदेगा। इसमें एक नाम ये MQ-9B गार्जियन, सी गार्जियन का आ रहा है। तो फिलहाल ये न्यूज़ है, एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें ये ध्यान ध्यान रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है MQ-9B सी गार्जियन, ये अमेरिका का है, अमेरिकन ओरिजिन का है। किस लिए इस्तेमाल होता है? अंडर वाटर सर्विलांस के लिए। क्या है ये? ड्रोन है। ठीक है? इसी तरह से जब पेज नंबर 4 पे आते हैं तो वही वाली चीज़, डिपोर्टेशन वाली चीज़, उसकी वजह से जो राजनीतिज्ञों के, पॉलिटिशियंस के बीच में एक कहासुनी स्टार्ट हो गई है, ये वही वाली चीज़ है। इसके अलावा
अ, कर्नाटका ने टॉप किया है डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में ऑफ डिवोल्यूशन इंडेक्स, ठीक है? डिवोल्यूशन क्या होता है? जैसे जो पंचायती राज होते हैं ना, पंचायतें होती हैं, पंचायतों को कितनी ताकत किस राज्य ने दी है, इसको लेकर के एक इंडेक्स बनाया गया। तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक ने अपने पंचायती राज को, यानी कि जो लेवल 3 है ऑफ गवर्नेंस, उसको सबसे ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा अ, पावर पावर दे रखी है, सबसे ज़्यादा डिवोल्यूशन दे रखा है, तो ये बस एक याद रखने की चीज़ है। कर्नाटका रैंक 1 है डिवोल्यूशन इंडेक्स में, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। फिर आते हैं पेज नंबर 7 में, तो काशी तमिल संगमम अभी स्टार्ट हो गया था, 10 दिनों तक चलेगा। तो अब ये 10 दिनों तक चलेगा, तो इस पे कुछ ना कुछ कमेंट्री आती ही रहेगी। काशी तमिल संगमम इज़ गाइडेड बाय एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा कहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो फिलहाल इसमें यही है कि हाँ, काशी तमिल संगमम चल रहा है, कहाँ पे हो रहा है? काशी में होता है, ठीक है? तो बस एक लाइन की न्यूज़, ये भी एक लाइन की न्यूज़, एसेट सीज्ड फ्रॉम जयललिता हैंडेड ओवर टू तमिलनाडु गवर्नमेंट। जयललिता कौन थी? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थी, अब तो ये रही नहीं, इनकी डेथ हो गई। और काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए इनकी डेथ को। इनके उनके ऊपर एक केस चल रहा था डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का, यानी कि इनके इनके पास इनकी आय से ज़्यादा संपत्ति थी, उसको लेकर केस चल रहा था। और जो संपत्ति उनके यहाँ से सीज़ की गई, जो जब्त की गई थी, उसे अब तमिलनाडु गवर्नमेंट को दे दिया गया है। ठीक है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया, तमिलनाडु की गवर्नमेंट को दिया गया, ये ध्यान रखना है, यानी कि अब वो सरकारी संपत्ति हो गई। इसके अलावा एक ये न्यूज़ है, बंगाली सिंगर थे प्रतुल मुखोपाध्याय, इनकी डेथ हुई है। तो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि कौन से बंगाली सिंगर थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। उन बंगाली सिंगर का नाम है प्रतुल मुखोपाध्याय। ठीक है? इसके अलावा एरो इंडिया शो चल रहा था, तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ न्यूज़ में है। और अब ये पेज भरना है न्यूज़पेपर वालों को, तो रोज़-रोज़ वही कवरेज देते रहेंगे। इन्होंने लिखा है कि ये एरो इंडिया जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। 1993 में इसकी शुरुआत हुई, तब इसका नाम था एवी इंडिया। एवी इंडिया नाम से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में 1996 में इसका नाम बदल के कर दिया एरो इंडिया। और इतने सालों में लगभग 25 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। इन 30 सालों में ये एशिया का सबसे बड़ा एयर इवेंट, एयर एक्सपो बन के उभरा है। और हर 2 साल में 1 बार होता है। ठीक है? तो ये वाली न्यूज़ थी। इसके अलावा वही एरो इंडिया की जो तस्वीरें हैं, फाइटर जेट्स वगैरह जो हवा में, आसमान में करतब दिखा रहे हैं, कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं, उन्हीं की सारी ये फ़ोटोज़ हैं। इसके अलावा ये एडिटोरियल पेज है, एडिटोरियल पेज नहीं है एक्चुअली, एडिटोरियल जैसा ही कुछ है। तो एक न्यू फॉरेनर बिल पे हम लोगों ने बात की थी कि किसी को वीज़ा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, किसी को भारत में आने के लिए, ना आने के लिए जो-जो कंडीशंस है, उससे रिगार्डिंग एक नया फॉरेनर बिल आ रहा है। उस पर ये क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग किसी और अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक में इसको कवर कर लेंगे। व्हाट इज़ द कैंसर वैक्सीन रसिया इज़ ऑफरिंग? रसिया कोई कैंसर की वैक्सीन बना रहा है, लेकिन जब तक ये अभी डेवलपमेंट हो रही है, देखिए वैक्सीन वगैरह के मामले में क्या है ना कि ये हर दिन कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता ही रहता है। वैक्सीन के मामले में, हिस्ट्री के मामले में, आर्कियोलॉजी के मामले में। लेकिन उसको हमें तब तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है जब तक कि वो कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं बन जाए। तो ये अभी डेवलपमेंट हो रही है इस न्यूज़ में। देखते हैं कि आगे ये क्या शेप लेती है, फिर हम इसको कवर कर लेंगे। व्हाट कैन व्हेन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड? मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके लिए आपको पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जो स्टैटिक पढ़ रखा है अपनी किताबों में, लक्ष्मीकांत में, सुभाष कश्यप में, एनसीईआरटीज़ में या अपने क्लास नोट्स में, बस उतना ही पढ़िए। इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ कवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। द कॉमन पार्टी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार हुई, और उसी से रिलेटेड एक ये आर्टिकल है। एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, अगर आप जानने समझने के लिए पढ़ना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जो इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग पार्टी थी, लग रहा था कि हाँ, भारतीय राजनीति का चेहरा बदल के रख देगी। वो पार्टी इतने बुरी तरीके से क्यों हारी, तो आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट वीडियो मैं चैनल पे लेके आऊँगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों हारी। और ये टॉपिक मेरे मतलब अपने दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मैं खुद एक समय पे आम आदमी पार्टी का एक्टिव मेंबर हुआ करता था, प्रचार वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। और वहाँ से ऐसा क्या हुआ, पार्टी मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पहुँच गई, तो इस पर मैं एक इंडिपेंडेंट वीडियो लेके आऊँगा 1-2 दिनों में, तो फिर आप उसे देख लीजिएगा। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन परसूट ऑफ कंट्रोवर्सीज़, आर एन रवि सर के जो न्यूज़ थी कि
प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा था कि अगर आपको किसी भी बिल से नाराज़गी थी या सहमति नहीं थी, तो आपने अपनी डिसेंट जताई क्यों नहीं? आप तो बिल को होल्ड होल्ड करके बैठ जाते थे। इससे रिलेटेड न्यूज़ हम लोगों ने पिछले 5 दिनों में कवर किया है। तो ये उसी पर एक आर्टिकल है, इन द परसूट ऑफ कंट्रोवर्सीज़। आर.एन. रवि सर जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, ये अक्सर विवादों में रहते हैं। और इसके अलावा एक ये रेबेल्स हू लॉस्ट देयर कॉज़, ठीक है? ये M23 अभी जब हम वर्ल्ड पेज पे आएँगे तो इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है। लोगों ने कहा था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है? कांगो का एक ये रीजन है, पूर्वी कांगो का एक रीजन है। यहाँ पे इन लोगों ने अ रिबेल किया है और यहाँ के कई सारे रीजन्स पे कब्जा भी किया है। इन इस ग्रुप का नाम क्या है? M23 और इनके पड़ोस में है एक देश रवांडा। रवांडा जो है इन रेबेल्स को या इन विद्रोहियों को मदद करता है। ठीक है? ये ध्यान रखना है हमें। अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ वर्ल्ड पेज पे भी है और फिलहाल इसको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से इसकी लगातार कवरेज हो रही है। ठीक है? अब आते हैं साइंस पेज पे। साइंस पेज पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, बस एक लाइन में जानने की चीज़ है। स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट्स ओनली 14% पीएम 2.5 इन दिल्ली एनसीआर स्टडी। एक अध्ययन हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि स्टबल बर्निंग यानी कि जो पराली जलाई जाती है, उस पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में जो पीएम 2.5 का लेवल है, पीएम टॉय 2.5 का लेवल सिर्फ 14% कंट्रीब्यूशन, यानी कि अभी तक जो ये बात कही जाती है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ पराली जलाने की वजह से हो रहा है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसमें ये कहा गया है कि उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14% है, बाकी जो 86% है उसके लिए बाकी अलग कारण जिम्मेदार है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी है, लेकिन फिलहाल हमें बस इतना ही एक लाइन में जान लेना काफ़ी होगा। आगे चलते हैं तो बिज़नेस पेज आ जाता है यहाँ पे। एज़ सच कुछ न्यूज़ है नहीं बहुत इम्पोर्टेंट, बस एक ये है कि जो शुगर मिल्स हैं दे डिमांड हाइक इन मिनिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है? शुगर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको यहाँ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो होता है एमएसपी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि कोई भी अनाज है, सरकार 23 फसलों पर एमएसपी घोषित करती है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसी तरह से जो गन्ना होता है, गन्ने के लिए सरकार एमएसपी डिक्लेयर नहीं करती, उसके लिए करते हैं एफआरपी, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब ये तो वो हो गई कि किसान गन्ने को कितने में बेचेगी शुगर मिल्स को, या जो शुगर मिल्स है वो गन्ने को कितने में खरीदेंगी, उसको बोलते हैं एफआरपी या फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं कि चीनी जो बन गई, शक्कर, वो कितने में बिकेगा मिनिमम, यानी कि गन्ना कितने में खरीदेंगे चीनी मिलें वो तो होगी, लेकिन वो जो शक्कर बेचेंगे शुगर बनाने के बाद उसको कितने में बोलेंगे बेचेंगे, उसके लिए भी सरकार एक मिनिमम सेलिंग प्राइस तय करती है, ठीक है? एमएसपी, ये जो एमएसपी है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है शुगर का, ठीक है? तो अभी तक ये 31 है, लेकिन ये जो चीनी मिल है ये कहते हैं कि आप इसको ₹39 कर दीजिए। ₹39 हो जाने से ये हो जाएगा कि ठीक है, कंपनीज़ को, शुगर मिल्स को थोड़ा-सा फ़ायदा होगा ज़्यादा। तो ये एक न्यूज़ है, ध्यान रखना। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। सरकार डिक्लेयर करती है साल में 2 बार, फसल सीज़न से पहले, लेकिन गन्ने के लिए क्या करती है? एफआरपी, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। इसी तरह से जो चीनी मिलें चीनी बेचती हैं, उनका भी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है। वो मिनिमम सेलिंग प्राइस अभी ₹31 है और ये चीनी मिल्स कह रही हैं कि इसको ₹39 कर दिया जाए। तो ये एक न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। विद 18% जीएसटी, फार्म्स ऑप्ट फॉर अनब्रांडेड किट पंप सेट्स नाउ। जो पानी चलाने वाला ट्यूबवेल वगैरह होता है ना, आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, पंप सेट जो होते हैं, उस पर 18% की जीएसटी लगती है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, वो जुगाड़बाजी कर लेते हैं। जुगाड़बाजी क्या करते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं, पंप सेट के जो पार्ट्स हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है। तो वो उसको खरीद के ले आते हैं और उसको असेंबल करके फिर अपनी मशीन बना लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि इसपे किसी कंपनी का ब्रांड नहीं होता है, ठीक है? जैसे किर्लोस्कर एक कंपनी है या इसी तरह की और कोई सारी कंपनीज़ हैं जो पंपिंग सेट बनाती हैं। अब अगर लोग 18% जीएसटी देंगे, मतलब उसका वो तो महँगा पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, उनको खरीदते ही नहीं है, ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं। इस वजह से जो पंप सेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसी पर ये न्यूज़ है, तो ये एक मतलब एक लाइन में जान लेने की न्यूज़ है कि क्यों, कैसे टैक्स लगाने से या टैक्स ना लगाने से, किस वजह से कई बार किसी भी चीज़ के लार्जर इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो इसको बस एक लाइन में जानने समझने की चीज़ है। इसके अलावा एलन मस्क और ओपेन एआई से रिलेटेड ये न्यूज़ है। एलन मस्क ने ऑफर किया था 97.4 बिलियन ऑफर। एलन मस्क ने अकेले ऑफर नहीं किया था। उन्होंने एक कंसोर्टियम बनाया था, कई सारे बिलियनियर्स का, कई सारे बिज़नेसमैन लोगों का एक ग्रुप बनाया था और वो सारे मिलकर ओपन एआई वही चैट जीपीटी जिसने बनाया है, उसको खरीदना चाह रहे थे। लेकिन ओपन एआई का जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसने उनके इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है कि हमारी जो कंपनी है, फिलहाल वो हम बेच नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले ट्विटर को लेकर भी एलन मस्क ने यही किया था। तो एलन मस्क इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, बहुत ही क्या ही कहें, क्रेज़ी किस्म के एंटरप्रेन्योर हैं।
तो अब आगे देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। बट फिलहाल के लिए इतना ही इसमें काफ़ी है। वर्ल्ड पेज पे आते हैं तो एक ये जो न्यूज़ है, यूक्रेन वोंट एक्सेप्ट डील्स मेड बिहाइंड आवर बैक्स, जेलेंस्की टेल्स यूएस। अब आपको याद होगा पिछले दिनों हम लोगों ने कवर किया था कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बीच फ़ोन पे बात हुई थी 90 मिनट तक और वहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर कुछ बात करेंगे। तो उसी पर यूक्रेन ने कहा है कि भाई आप कोई भी समझौता हमारे पीठ पीछे नहीं कर सकते क्योंकि इस पूरे मसले पर हम भी एक पार्टी हैं, हमारी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि हमें अब अमेरिका से थोड़ा-सा अपने आप को शील्ड करना चाहिए, यूरोप को अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बात इनको बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, किसी और के भरोसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। और यूक्रेन यूक्रेन पे जो सारी आज की हालात हुए, उसके काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार खुद यहाँ के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं। ये सारी जो मुसीबत हो रही है, ये इस एक व्यक्ति की वजह से हो रही है। तो ये एक फ़िलहाल न्यूज़ थी, आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। जब कुछ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, तो हम उसको उस दिन के न्यूज़पेपर में कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही M23 रिबेल्स जो डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में हमने बात की थी, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब ये रेबेल ग्रुप है, वहाँ लड़ाइयाँ चलती रह रही हैं। हर दिन वो किसी न किसी सिटी पे कैप्चर कर लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। तो अभी हम डे टू डे कमेंट्री नहीं देखेंगे, बस एक लाइन में देख लिया काफ़ी है। एक लाइन एक अलग न्यूज़ ये चाइना विल प्ले अलोंग टू द एंड विद द यूएस सेज फॉरेन मिनिस्टर। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वेंगी ने ये कहा है। अच्छा आपको याद होगा टैरिफ की बात हो रही थी और चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा और रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हो रही थी। तो चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम भी टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा करेंगे। हालाँकि हम चाहते हैं अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ मिलके काम करना, लेकिन अगर वो ऐसी कोई काम करेंगे तो हम भी उनके साथ टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा वाली चीज़ अपनाएँगे। तो ये एक न्यूज़ है और इसमें कुछ ख़ास है नहीं। फिर स्पोर्ट्स पेज पे आते हैं तो वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है और इसके अलावा इस पेज पे कुछ ख़ास है नहीं। फिर जब आते हैं पेज नंबर 15 पे तमिलनाडु से रिलेटेड ये न्यूज़ है। सैटरडे संडे को इस तरह की कवरेज बहुत ज़्यादा होती है जहाँ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ आती है। तो यहाँ पे ये है अनअर्थिंग एन एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन। इसके बैकग्राउंड में जाएँ तो जब 2025 की शुरुआत हुई थी, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उसको वो डिसाइफर कर देगा। अभी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो उन्होंने कहा था कि जो इसको डिसाइफर कर देगा यानी कि इसको डिकोड कर देगा, बता देगा कि ये क्या लिखा है, उसको $1 मिलियन की प्राइज़ दी जाएगी। उसके बाद फिर 23 जनवरी को इन्होंने एक और कुछ रिलीज़ किया। अ एक रिपोर्ट रिलीज किया इन्होंने, इसका नाम था एंटिक्विटी ऑफ आयरन, रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम दी तमिलनाडु की। और उसमें उन्होंने कहा कि जो आयरन एज था, यानी कि लौह युग था, लौह युग की शुरुआत तमिलनाडु से हुई। अब देखो, वैसे ये पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है, आपको ये भी लग सकता है कि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, कल्चर का टॉपिक है, ये तो एग्ज़ाम में आ सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि हिस्ट्री में ना इस तरह से लगातार रिसर्च होती रहती है, बट उसमें से किसी भी चीज़ को तब तक फाइनल नहीं मानना है जब तक कि सारे इतिहासकार उसमें एकमत ना हो जाएँ, ठीक है? जैसे अभी हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको लेकर हिस्टोरियंस में एक कंसेंसस बन चुका है, एक आम सहमति बन चुकी है। लेकिन अभी ये वो चीज़ें हैं जो रिसर्च हो रही हैं जिन पर, अभी हिस्टोरियंस में इन पे सहमति नहीं है। अभी इनको लेकर के रिसर्च जारी है, तो ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं बट अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, ठीक है? तो ये तमिलनाडु की न्यूज़ थी। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की न्यूज़ मैंने बताया आपको कि सैटरडे, संडे को इस तरह की कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या है, देवा पश्चिमी कोल माइन्स है। देवा पश्चिमी कहाँ पे है? एक जगह पे है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और वहाँ पे एक कोल माइन, एक कोयले की खदान है देवा पश्चिमी, और उसी को लेकर के ये पूरी न्यूज़ है। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनका मानना है, उनके मन में एक डर है कि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। और इसके पहले जो ममता बनर्जी जी हैं, जब वो शासन में नहीं थी, इसके पहले वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था इन सारी चीज़ों के खिलाफ, जो ज़बरदस्ती इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाती हैं, लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अब जबकि वो खुद शासन में है, खुद सत्ता में है, तो उनके लिए एक चैलेंज है कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे समझाया जाए कि नहीं, उनको कंपनसेशन मिलेगा, उनको रिलोकेट किया जाएगा, तो उनको रहने के लिए घर वगैरह मिलेगा। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर ओवरव्यू का यही फ़ायदा है कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है। एक-एक लाइन में मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये हो रहा है। अब इतना पूरा पेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इसी तरह से अब इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा। फिर इस पूरे पेज को पढ़ेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि हाँ, न्यूज़पेपर ओवरव्यू हमने देख लिया, तो कभी-कभी मतलब आज तक जो हमारी मैक्सिमम ड्यूरेशन गई है, आज मैं 6th डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
जो हमारी मैक्सिमम ड्यूरेशन गई है न्यूज़पेपर ओवरव्यू की वो लगभग 51 मिनट के आसपास गई है। यानी कि इतने कम टाइम में आप ये पूरे न्यूज़पेपर के बारे में देख सकते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड भी साथ के साथ बताता रहता हूँ। कभी-कभी तो हमारी न्यूज़पेपर की जो ड्यूरेशन है वो आधे घंटे से भी कम की रही है। तो इसलिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या न्यूज़पेपर के ये जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है तो आप हमारा न्यूज़पेपर ओवरव्यू देखते रहिए। अभी थोड़े से इनिशियल ग्लिचेस आ रहे हैं साउंड वगैरह को लेकर इश्यू होते रहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी और आज ये था डे 6 ऑफ द न्यूज़पेपर ओवरव्यू। कल फिर मिलते हैं डे 7 न्यूज़पेपर ओवरव्यू में। तब तक के लिए गुड बाय।